प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। जैसा कि पाठ चल रहा है 12th स्टैंडर्ड का, जीव और समष्टियों के बारे में बता रहे थे, तो जैविक और अजैविक के बारे में चल रही थी। और उसमें भी हमारे जो अजैविक फैक्टर थे, एबायोटिक फैक्टर जिन्हें हम कहते हैं, उनमें 3 का डिस्कशन हमने कर लिया: तापक्रम, प्रकाश और जल। सबसे इंपॉर्टेंट और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है धरती, सोयल, मिट्टी। कई सारे नाम हैं अलग अलग। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो देखने में ये है कि चाहे वो जंतु हो या पेड़ पौधे हों, सबका अस्तित्व मिट्टी से ही है, सोयल से है। ज्यादातर अधिकांश फसलें मिट्टी में बोई जाती हैं, फसल धरती पर बोई जाती है, जमीन पर बोई जाती हैं। जो ऊपरी लेवल है, सतह है, जिसे हम मिट्टी कहते हैं, वो केवल 2 या 3 फुट गहरे तक ऊपर से लेकर के उपजाऊता उसमें पाई जाती है। उसका निर्माण चट्टानों के अपक्षय से, मिट्टी धूल के मिलने से बनता है। ह्यूमस उसमें बहुत सारा होता है। ह्यूमस की वजह से वो उपजाऊता उसमें पाई जाती है और वो एक लेवल तक उपजाऊ बनी रहती है। यदि 3 या 4 फीट से नीचे की मिट्टी देखें हम, तो वो उपजाऊ नहीं रहती। कभी कभी आपने देखा भी होगा कि भूक्षरण के कारण जब ऊपर की मिट्टी बह जाती है तो उन खेतों में प्राय पैदावार कम होती है। तो मिट्टी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें जीव बिल बनाकर रहते हैं, पेड़ पौधे उगते हैं, और उसमें बहुत सारी परतें मिली हुई है डिफरेंट टाइप्स की। कहीं उसमें चूने की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, कहीं उसमें जिप्सम की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, कहीं वो रेतीली होती है, कहीं वो पथरीली होती है। वो चट्टानों के अपक्षय से बनती है और कई प्रकार की होती है। पानी सबसे ज्यादा सोखने की क्षमता मिट्टी में, उस मिट्टी में पाई जाती है जिसमें कणों के बीच में स्पेस ज्यादा रहता है, या जिसे हम रेतीली मिट्टी या बलुई मिट्टी कहते हैं। चिकनी दोमट मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है। अलग अलग फसल के लिए अलग अलग मिट्टी होती है। बहुत सारे प्रोटोजोन से लेकर के और हायर एनिमल्स तक मिट्टी में बिल बनाकर रहते हैं। जबकि केंचुए किसानों के मित्र कहे जाते हैं, क्योंकि वो मिट्टी में जो बिल बना के रहते हैं, मिट्टी को खाते हैं और अपने शरीर से केमिकल्स उसमें मिला करके कास्टिंग के रूप में छोटी छोटी गोलियों को छोड़ देते हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। यानी कुल मिलाकर के मिट्टी की जल धारण क्षमता, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता, मिट्टी की पीएच वैल्यू, मिट्टी में खनिज लवणों का उपस्थित होना, ये सब उस मिट्टी की उपजाऊता को, उस मिट्टी की संगठन को, आकृति को निर्धारित करते हैं। मिट्टी के बहुत सारे जीवाश्म पदार्थ मिले रहते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी उपजाऊ रहती है। जीवाश्मों से मतलब है कि जीव घर बना करके रहते हैं मिट्टी में, और वो मिट्टी में नीचे दब जाते हैं। मिट्टी में ह्यूमस पदार्थ मिलने से और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जीवाश्म पदार्थ हैं जो उसमें मिल गए हैं, उनकी वजह से उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ती है और उसकी रचना के निर्माण में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार से मिट्टी चौथा अजैविक महत्वपूर्ण कारक है। अब बात आती है जो अजीवीय कारक हैं, उनके प्रति क्या अनुक्रियाएं होती हैं, क्या अनुक्रियाएं हैं किसकी, जो फैक्टर्स हैं, जो कारक हैं, जो रह रहे हैं वातावरण में, उनकी कौन कौन सी अनुक्रियाएं हो सकती हैं। उसमें महत्वपूर्ण 4 प्रकार की अनुक्रियाएं हमने रखी हैं। पहला नियमन, यानी कि एक तरह से रेगुलेट करना। क्या
ताप का नियमन, प्रासरण का नियमन, वायु का नियमन, जल का नियमन। दूसरा संरूपण, कन्फर्म, वातावरणीय ताप के अनुरूप ही शरीर में प्राय जो बदलाव आते हैं उन्हें उसके अनुसार रखा जाता है, उसे संरूपण कहते हैं या कॉन्फॉर्म कहते हैं। तीसरा प्रवास करना, माइग्रेट करना, इसलिए उसमें भी जिक्र आया था कि जब अनुकूलित दशाएं नहीं रहती वातावरण में तो उस कंडीशन में हम अपनी जगह परिवर्तित कर देते हैं और उस जगह परिवर्तित करने को माइग्रेशन कहते हैं। कई बार ये क्षेत्रीय होता है, कई बार ये राज्य स्तर पर होता है और कई बार तो बहुत सारे प्राणी एक दूसरे देश से दूसरे देशों में भी प्रवास करते हैं। माइग्रेशन वाइड लेवल का होता है। और चौथा है उसमें निलंबित करना, सस्पेंडेड करना, अर्थात जो विपरीत परिस्थितियां आई हैं उनको एक तरफ छोड़ देना और उनसे बच निकलना, इसे सस्पेंडेड कहा गया है। इसमें भी उदाहरण आपके पहले दिए गए हैं, जैसे शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता आई थी कि ज्यादा अधिक ठंड की ऋतु होने के बाद भी कुछ प्रजातियां जो है मिट्टी में नीचे तक घुस जाती हैं, जबकि ज्यादा अधिक गर्मी होने के कारण कुछ जातियां जो है वो भूमिगत हो जाती हैं या ठंडे नम स्थानों की ओर चली जाती हैं। इस प्रकार के हाइबरनेशन उसे कहा था हमने और ये कहा गया है सस्पेंडेड। तो ये मिट्टी और ये जो अनुक्रियाएं हैं ये थोड़ा सा इनको डिस्क्राइब कर लें तो सबसे पहला नियमन के बारे में हमने बताया था कि ताप का नियमन और प्रासरण का नियमन, अर्थात जितना एक निश्चित तापक्रम की आवश्यकता क्रिया होने के लिए होती है वही तापक्रम जो है सूटेबल कहलाता है और उसके प्रति अपने आप को जो ढालने की क्रिया है उसे हम अनुकूलन या एडेप्टेशन कहते हैं। एडेप्टेशन कई लेवल पर होती है, कई स्तर पर होती है, चाहे वो जलीय प्राणी हो, चाहे स्थलीय प्राणी हो, चाहे वायवीय प्राणी हो। तापक्रम से घटते और बढ़ते स्तर को उससे बचने के लिए, उसके प्रभाव से दूर रहने के लिए या उसके अपने आप को उसके अनुसार ढालने के लिए जो परिवर्तन आते हैं उन्हें हम अनुकूलन कहते हैं और इस प्रक्रिया को अनुकूलनता या एडेप्टेशन करते हैं। प्राय जब विकास और वृद्धि होती है तो अनुकूलन सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बिंदु है। कई मरुस्थलीय जंतुओं में अनुकूलन की दिखाई देते हैं। पेड़ पौधों में आपने देखा होगा जो रेगिस्तान में पेड़ पौधे उगते हैं उनकी पत्तियां जो हैं वो कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन होता है और पानी तो वहां पहले से ही कम है, तो वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा तो पानी की और कमी हो जाएगी, तो एडेप्टेशन हो जाते हैं। वहीं जो चूहा है, जो रेट है, वो बहुत अधिक गहरे बिल में चला जाता है ताकि उसे पानी की दिक्कत ना हो। ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जीव प्राय अपनी अनुकूलनता के कारण ऐसे प्रदेशों में चले जाते हैं जहाँ ठंड कम पड़ती है या टेम्परेचर सामान्य रहता है। अधिकांश ऊंचे पहाड़ों पर भी जो जीव पाए जाते हैं वो भी वहाँ चूंकि ठंड बहुत अधिक होती है, गर्मियों में गर्मी होती है, वो भी अपने अनुकूलन के लिए उस जगह को छोड़ देते हैं। हालांकि ठंडे प्रदेशों में जो रहने वाले जीव हैं उनके कान छोटे होते हैं, पैर भी छोटे होते हैं ताकि जो ऊष्मा उनके अंदर बनती है शरीर में उसका ह्रास कम से कम हो। इसके आधार पर एक नियम भी दिया था साइंटिस्ट थे एलन। तो एलन के नियम के अनुसार जो ठंडे प्रदेशों में जीव पाए जाते हैं उनके कान और पैर छोटे होते हैं ताकि ऊष्मा का ह्रास कम से कम हो सके। तो ये हमने अनुक्रियाएं बताई हैं और जो अजैविक कारक बताए हैं उनके बारे में विस्तार से सभी के बारे में बताया है इस वीडियो में। इतना ही, यानी कि जो पहला पोर्शन था इस पाठ का जैव और जैव में जैव और अजैव कारक हमने दोनों प्रकार के पढ़े, वो इसमें थे। अब दूसरा जो इसका पोर्शन है वो है समष्टियां। इसको आप अगली वीडियो में देखेंगे। समष्टि क्या है, कितने प्रकार की होती हैं, किस प्रकार की है। सबसे पहले तो यही जानना जरूरी होगा कि समष्टियां क्या है। तो आप
चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और वीडियो देखिए तथा वीडियो पर अपने व्यू भी जरूर दीजिए। लाइक का व्यू कीजिए, कमेंट्स यदि कोई है तो उसको भी आप जरूर लिखें। धन्यवाद।